बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस मंच पर, जिसको कहा जा रहा है कि नवा छत्तीसगढ़ कैसे बनेगा। और उस पीढ़ी के नेता हमारे साथ हैं जिन्होंने सपना देखा होगा कभी छत्तीसगढ़ कैसा होगा। टीएस सिंहदेव साहब का जोरदार तालियों से स्वागत करिए। सबके बाबा हैं तो हमारे भी बाबा हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी है, सबको स्वस्थ रखना है। पंचायत ग्रामीण विकास तो है ही है, क्योंकि अगर आपको नवा छत्तीसगढ़ बनाना है तो गांव को मजबूत करना होगा। और सबसे बड़ी जो चुनौती है, जो व्यापारी वर्ग हमारे साथ बैठा हुआ है यहाँ पर, तमाम लोग जीएसटी से बहुत जूझ रहे हैं बाबा। तो सवाल आपसे होंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करूं और हमारी कोशिश ये बताने की है कि नई सरकार का विजन क्या है, रोड मैप क्या है। मैं आपसे विपक्ष के नेता के तौर पर चर्चा करता था तो मैं अक्सर हैरान रह जाता था कि इतना सौम्य विपक्ष का नेता इतनी जोशीली आवाज में इतने तरीके से सरकार को कैसे घेर पाते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल यह है, राजनीति से हटके क्या वाकई लगता है कि जब खजाना खाली हो और आपके पास जीएसटी की जिम्मेदारी हो, जिसमें आपको हिस्सेदारी कम हो, केंद्र में मोदी की सरकार है और शायद आप जो उम्मीद करते होंगे वो मिलेगा भी नहीं आपको, आप बहुत उम्मीदें पाल के बैठे होंगे तो शायद नहीं मिलेगा क्योंकि विपक्ष की सरकार है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वाकई नवा छत्तीसगढ़ बनाएंगे या ये भी एक जुमला होगा? छत्तीसगढ़ बना हुआ है और आगे भी बनता जाएगा। नयापन, नए स्वरूप आते जाते हैं और नई सरकार बनी है, अपने आप में एक नयापन है। काम करने के नए तरीके होंगे, नई प्राथमिकताएं होंगी। पैसे की बात आपने चालू की, फंड्स की बात आपने चालू की और खजाना खाली होने की बात भी आपने कही, तो उसके बारे में मैंने अपना दृष्टिकोण कई बार रखने की कोशिश की है कि सरकार का जो खजाना है कभी खाली नहीं होता। और कारण ये है कि इसमें निरंतर आने वाली इनकम कह लीजिए या आय के स्रोत होते हैं। किराए में जब हम मकान को लगाते हैं तो एक महीने का किराया आया, खर्च हो गया, अगले महीने का आता है, अगले महीने का आता है। तो सरकार के भी जो आय के स्रोत होते हैं, एक सरकार अगले साल के बजट को खर्चा नहीं कर सकती। तो नई सरकार के पास हमेशा ये विकल्प रहता है कि एक, आय के स्रोतों का आप विकास करिए, दूसरा जो आपके पास संसाधन है उसकी प्राथमिकताओं के आधार पे खर्चा करिए, और तीसरा मितव्ययता। बाबा मैं आपसे सहमत हूं, आप राज परिवार से आते हैं। जनता हमेशा राजा क्यों नहीं बन पाती? कहा जाता है कि जनता राजा है। हम देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं, मुख्यमंत्री कहेगा कि मैं आपका सेवक हूं। जनता हमेशा गुर्बत में क्यों रहती है? सरकार के अफसर, सरकार के मंत्री, सरकार के पार्टियों के विधायक सब राजा हो जाते हैं। आप तो राज परिवार से हैं, आप राजशाही का मतलब समझते होंगे। जनता हमेशा गुर्बत में क्यों रहे और जनता को जो उसका हक है वो क्यों नहीं मिलता? हमारे यहाँ जो व्यवस्था बनी रही, पहले के समय से बनी रही, वो फ्यूडल रही। और आप हमारी देवी देवताओं की भी परिकल्पना करेंगे तो उसमें भी आप अधिकतम राजाओं के स्वरूप में उनको देखेंगे। हमारा जो स्ट्रक्चर था, समाज का जो स्ट्रक्चर था, वो फ्यूडल रहा। और इसीलिए ये राजा राजा वाली बात आती है। अब राजा तो गए, 1 जनवरी 1948 मान लीजिए, 15 अगस्त 1947 मान लीजिए, वो तंत्र ही समाप्त हो गया। अब जो व्यवस्था आई है, आप देखिए कि जिनको आप राजा भी कहेंगे, मैं अगर किसी राज परिवार में, मेरे पूर्वज अगर राजा थे, आज मेरे को अगर चुनाव में लड़ना है तो एक एक घर जाके मेरे को मदद मांगनी पड़ती है। कि ये नहीं कि माँ और बाप मेरे थे, राजा थे, तो मैं जन्म पा लिया तो राजा हो गया। हर 5 साल में आपको लोगों के पास जाना है। एक ही बार जाते हैं लेकिन नहीं, जो एक बार जाएगा वो 5 साल बाद नहीं आएगा। जो एक बार जाएगा मौका नहीं मिलेगा बार बार। तो आपको चुनाव के समय तो जाना ही होता है और 5 साल लगातार जो सतत संपर्क नहीं बना पाते, मेरा ये मानना है कि दोबारा उनको जल्दी मौका नहीं मिलेगा। आज आप डिलीवर कितना करोगे ये शायद सेकेंडरी है, आप संपर्क और व्यवहार लोगों से कैसा बना के रख पाते हो ये प्राइमरी। मंत्री जी मैं आपसे पूछूं, मुझे आपको देख के लगता ही नहीं कि आप राज परिवार से आते हैं, इतनी सौम्यता है। मुझे आपको देख के कभी नहीं लगता कि आप में मंत्री वाला गुरूर है। मुझे आपको देख के नहीं लगता कि आप में वो हनक है सत्ता की। लेकिन लाल बत्ती हटाने का फैसला केंद्र ने किया, सबकी बत्तियां हट गई। दिमाग से बत्ती कब हटेगी? जब आदमी ऐसी स्थिति में आता है कि जिसे पावर कहते हैं, आपने अधिकारियों की बात की, आप देखिए कि एक अधिकारी जिले में कलेक्टर रहता है और कलेक्टर होने के बाद जो मंत्रालय आके काम करता है, तो आप उनके एटीट्यूड में और उनकी परिस्थिति में फर्क देखिए कितना। वहाँ
सलामी मिलती है, आप एक दर्जे के अधिकारी होते हैं, आप न्यायिक अधिकारी होते हैं, आप दंडाधिकारी होते हैं, और उस समय अगर आपकी सोच पावर व्यक्ति में चला गया कि मैं, ये नहीं कि मैं किसी दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं, मैं अगर आपका सामने आ जाता है, तब फिर वो एटीट्यूड में जो फर्क दिखता है, बिहेवियर विपक्ष में रहते कई बार आपको ये चुनौती झेलनी पड़ी होगी कि आप राज परिवार से आए, आपने राज परिवार में जन्म लिया और आपने जनप्रतिनिधि बनकर जनता का समर्थन मांगा, आपको जनता ने समर्थन दिया, लेकिन कलेक्टर आपका राजा बन के रहता था वहां, तो कलेक्टर आपको कई बार तंग कर डालता था। इसमें एटीट्यूड रहता है कि वास्तविक अधिकार किसके पास है। आज अगर आप देखिएगा तो ऑर्डर पास कौन करेगा? बंद करना है तो थानेदार आपको बंद कर देगा, प्रधानमंत्री को भी 48 घंटे बैठा सकता है। जो हमने व्यवस्था बनाई है, कानून की व्यवस्था बनाई, बिना सवाल जवाब के 48 घंटे आपको थाने में बैठा देगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये जो पावर है, जब वो जूडो कराटे की भी बात होती है कई बार कि जूडो कराटे का सोच, इसकी फिलॉसफी क्या है, ये डिफेंस ज्यादा है कि अटैक ज्यादा है। तो आपकी मानसिकता, आप अच्छे जूडो कराटे के दक्ष हो गए और आप मारने पीटने में दूसरे को नुकसान पहुंचाने में चले गए। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि आपको जनता ने चुना, एक सांसद को 15 से 20 लाख जनता वोट देती है, या एक विधायक को, चलिए मैं मान लेता हूं 3 लाख वोटर होंगे कहीं पर, उनको चुनने के बाद जनप्रतिनिधि को क्या मिला? एक कलेक्टर, एक थानेदार, एक पुलिस का सिपाही भी आपको त्रस्त कर देता है। कहीं व्यवस्था बदलने की जरूरत है। कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपकी ही सरकार मध्य प्रदेश में है, कांग्रेस की सरकार है, वो कहते हैं कलेक्टर नाम बदलना चाहिए, क्योंकि ये वो ऐसा एहसास दिलाता है कि ये हमारे मालिक है, ये सेवक है ही नहीं। ये उस हद तक सही सोचना है कि ये जो तंत्र बना, ये कब का बना? ये व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई जब वो विलायत से राज करते थे, और उस समय के संसाधन आवागमन के भी और कनेक्टिविटी के क्या थे और आज क्या हो गए। स्ट्रक्चर वही है, आज भी स्ट्रक्चर वो है जो इंग्लैंड के बादशाह या वहाँ के साम्राज्य अलग अलग दुनिया के देशों में या क्षेत्रों में अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए जिस तंत्र को बनाते थे, उन्होंने अपने अधिकारियों को इतने अधिकार दिए, इतना पावर दे दिया, तब तो कंट्रोल होगा। रोज वहां से कौन आएगा? वो स्थिति, वो व्यवस्था को हमने अभी भी अपना के रखा है। तो कहाँ पर वो बैलेंस बिगड़ेगा, कहाँ पर अधिकारियों के नियंत्रण को आपको थोड़ा संतुलित करने की आवश्यकता है। चलिए मैं पूछ लेता हूँ यहाँ से सिंहदेव साहब, ये तो होगा केंद्र कोई फैसला करे, राज्य मिलकर उसको फैसला कर ले कि कलेक्टर का नाम जो है वो जिले का प्रधान सेवक हो जाए। जब देश का प्रधानमंत्री प्रधान सेवक कहता है, मैं आपसे पूछता हूँ, ये क्या एक पहल होगी? विधानसभा में कोई प्रस्ताव ले आएंगे आप? कमलनाथ जी प्रस्ताव ले आएंगे, कांग्रेस की विधानसभा में प्रस्ताव आ जाएगा कि कलेक्टर का नाम बदल दीजिए साहब? नाम बदलने से फर्क कोई भी नहीं पड़ेगा, ईमानदारी से मानिए, जब तक कि तंत्र या सोच आपकी नहीं बदलेगी। आप कुछ भी नाम रख दीजिए, लेकिन पावर और पावर का एक्सरसाइज करने का तरीका अगर वही रहा जो कि पहले भी है, तो नाम बदलने से कोई फर्क नहीं। आप क्या चाहेंगे कि किस तरह से बदले व्यवस्था? सोच बदलनी पड़ेगी। आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि आप किसी जिम्मेदारी के लिए किसी जगह पे बैठे। सिंहदेव साहब, सोच कैसे बदलेगी? कलेक्टर इस्तीफा देकर चुनाव लड़ जाते हैं वो आपकी जगह आना चाहते हैं, आपकी जगह मंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। कलेक्टर तो सोचते हैं कि मैं ही सरकार चला रहा हूं। आपके सामने उदाहरण है, रायपुर के कलेक्टर इस्तीफा देके बीजेपी से चुनाव लड़ जाते हैं और आपके एक युवा विधायक ने उनको हराया, तब जमीन दिखाई। तो सोच कैसे बदलेगी? वो सोच बदल गई थी। हर जगह देखिए, चाहे आप जनप्रतिनिधि हो, मंत्री बन गए और आप सोचिए कि हम कोई बहुत बड़े व्यक्ति हो गए, सोच, आप अधिकारी हो गए, आपने सोचा हम बहुत बड़े व्यक्ति हो गए, आप जज साहब बन गए, आपने सोच लिया हम बहुत बड़े व्यक्ति हो गए, आप उद्योगपति हो गए, आपने सोच लिया हम बहुत बड़े व्यक्ति हो गए, आप सर्विस सेक्टर में, और आप में वो अहम आया कि नहीं मैं बहुत बड़ा हो गया। वो पावर का, अगर आप उस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तब ये विकृतियां व्यवहार में आपको दिखती हैं कि कोई व्यक्ति अपने आप को बड़ा मान रहा है कि हम बड़े हैं, तो और वो स्वरूप में दिखता है, आपको हर क्षेत्र में दिखेगा। मुझे उम्मीद है कि इस बात पर तो ताली बजनी चाहिए कि ऐसे मंत्री हों जो कहते हो कि सोच बदल दो, देश तभी बदलेगा। देश वादों से, वायदों से, भाषण से देश नहीं बदलता है। ये सौम्यता की जरूरत है। कई बार आप कलेक्टर से, कई बार आप डीएम एसपी से, कई बार आप एक पुलिस के टीआई से बहुत परेशान रहते होंगे और मंत्री जी के पास दौड़ते होंगे। सिंहदेव साहब, मैं एक जानना चाहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज, लाल बत्ती का पावर हो, मंत्री का पावर हो, सायरन का पावर हो, हमको डर लगता है सड़क पर चलने में। कई बार हमारी कार जब सड़क पर जाती है तो हमको लगता है कि कौन सी गली में घुस जाए साहब, इतना बड़ा काफिला निकल के आता था। थोड़ा तो कम हुआ है। सोच तो कहीं से ठीक थी। नरेंद्र मोदी जी की सोच ये थी अगर कि भाई लाल बत्ती हटा दो, दिमाग से लाल बत्ती बाद में हट जाएगी, तो ये सोच ठीक है, ऐसा होना चाहिए।
ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। मैं किसी की एक व्यक्ति की सोच की तरफ तो नहीं कहूंगा। नहीं, आप तारीफ करेंगे तो कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। जी, ये हम लोग की निजी सोच रही है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अच्छा काम करें, तारीफ करने में क्या दिक्कत है? अच्छा करे तो कोई हर्जा नहीं। अच्छा चलिए, मैं यहां ले आता हूं आपको कि अभिनंदन को वापस ले आए, एयर स्ट्राइक कर दिया, अच्छा काम नहीं है? अब मेरे से मत बोलवाइए, बहुत लोग बैठे हुए। नहीं, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, चलिए मैं ऐसे पूछ लेता हूं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है या नहीं है? या आप सेना के साहस को सलाम करते हैं, सेना के शौर्य को सलाम करते हैं, अभिनंदन को सलाम करते हैं? बार बार ये घटनाएं होती चली जा रही थी और इतने देर रुकना ही नहीं चाहिए था। अगर आपके पार्लियामेंट में अटैक हो गया, फिर आपने कुछ नहीं किया, आपके पठानकोट के हवाई अड्डे पे अटैक हो गया, आपने कोई वैसा रिस्पांस नहीं किया, आपके सेना के अनेकों ठिकानों में अटैक हो गया, आप वैसा कुछ नहीं कर पाए। इंटरनेशनल संतुलन बनाने की जो प्रयास रहते हैं कि नहीं दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, ऐसा हो जाएगा, तो वो दबाव के आगे ये भी दबाव होना चाहिए कि हम एक सीमा के बाहर हम रुकेंगे नहीं। तो जवाब जब ऐसा हो, अगर आप जवाब देने की स्थिति में नहीं रहेंगे तो आपको कई ऐसे हमले झेलने पड़ेंगे, तब जाके एक सांकेतिक आप प्रहार करोगे। आपका भी अटैक उतने स्ट्रॉन्ग हर बार। लेकिन मंत्री जी आपके विरोधी यानी बीजेपी वाले कुछ यहाँ बैठे हैं जो बीजेपी के हमारे मित्र हैं, हालांकि हम सब एक ही हैं, पार्टियां अलग हो सकती हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, हम जनता के प्रवक्ता हैं, ना हम आपके प्रवक्ता है ना बीजेपी के प्रवक्ता, हम जनता के प्रवक्ता हैं। जनता ये पूछती है कि आखिर जब पाकिस्तान से निपटने का सवाल आएगा तो राहुल गांधी ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी पब्लिसिटी में व्यस्त हैं। अरे कोई तो घर में घुस के मारेगा, नरेंद्र मोदी ना मारे चलिए मनमोहन सिंह जी मार दे, मनमोहन सिंह जी ना मारे चलिए पुरानी सरकार मार दे, कोई तो घर में घुस के मारे। मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान ने आपके कश्मीर के हिस्से की बात करें या जिस तरह से अभी 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, तो कम से कम कहीं तो हमको एकजुट होना पड़ेगा। पार्टियों की तमाम मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन उसको छोड़ के एकजुट तो होंगे हम पाकिस्तान के खिलाफ। इसमें कहीं कोई भी आपको इस विचार का भिन्न नहीं दिखेगा कि पाकिस्तान के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, या देश के अंदर भी अगर कोई ऐसी अलगाववादी ताकतें हैं या हिंसक ताकतें हैं, आपको कड़ाई से काम लेना चाहिए। बात भी करनी चाहिए, पर एक सीमा के बाद बात नहीं बन रही है। लगातार सारी चीजें एक साथ चलनी चाहिए। बात कर रहे हैं तो घर नहीं बैठना, बात कर रहे हैं उन्होंने कुछ किया तो आप तगड़े से तगड़ा वापसी जवाब आप दीजिए, तब जाके संतुलन बैठेगा। अगर केवल बात के नाम पे या नरमी के नाम पे या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के दबाव में या एटम बॉम्ब के दबाव में वॉरफेयर हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो वो तो सामने वाला कर रहा है, या तो आप भी वैसे ही करो। वो अगर आपके यहाँ आतंकवादी भेज रहे हैं तो आप भी फिर आपके विरोधी यानी बीजेपी वाले कहते हैं कि साहब आप तो इतनी साल सरकार में रहे, नरेंद्र मोदी चलिए 5 साल पूरे करने वाले हैं, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रहे हैं, चंद्रशेखर रहे हैं, देवेगौड़ा जी रहे हैं, इंद्र कुमार गुजराल साहब रहे हैं, या कभी चौधरी चरण सिंह और मुरारजी देसाई साहब थे, या और भी जो प्रधानमंत्री जो वीपी सिंह साहब जो नॉन कांग्रेसी सरकारें रही हैं, उनका अगर पूरा हिस्सा निकाल दें तो वो हिस्सा निकलने के बाद सारा समय तो हुकूमत आपने की, पाकिस्तान को आप डरा कब पाए, ये पूछते लोग। वो भी राजनीति में चली जाती है बात। हर चीज दुर्भाग्य से राजनीतिक हो जाती है। 51-71 के युद्ध भी आप याद करिए, बांग्लादेश भी याद करिए। जवाब देना अच्छा नहीं लगता है कि आप कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के एक हिस्से को अलग कर दिया तो कांग्रेस की वाहवाही हो गई। तो ये पार्टियों को वाहवाही लेने की स्थिति कभी भी नहीं होनी चाहिए। कोई कांग्रेस हो, भाजपा हो, XYZ कोई पार्टी आ जाए और देश के हित की जब बात हो रही है तो अपना नाम लेके देश के हित के साथ जोड़ना, मैं उसके साथ आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी ये सवाल उठाए हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर कि वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, अभिनंदन की वापसी हो, ऐसा लगता है कि सब नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, देश की सेना कुछ नहीं कर रही। देखिए, सेंसिटिव इश्यूज हैं ये, और मैं हमेशा थोड़ा बचना चाहता हूं, लेकिन चलिए वो मन की बात करते हैं, आप दिल की बात कर लीजिए। वो मन की बात करते हैं, आप दिल की कर लीजिए। ऐसे चीजों में राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कम से कम करना चाहिए। कोई भी दल हो, मैं उसको पूरा खोल देता हूं, किसी भी दल को देश की रक्षा सुरक्षा के संदर्भ में राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। एक इस बात पे हम सहमत होंगे कि जब सवाल देश की सुरक्षा का होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा का होगा, तो हम सब एक हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे मायावती हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, हम सबको एक होना चाहिए। और ये बात
हम इससे इत्तेफाक रखते हैं। सिंहदेव साहब, मैं मूल मुद्दे पर लौटता हूं। नवा छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य की हालत बहुत खराब है। आपका नवा छत्तीसगढ़ कैसे होगा? लोगों को इलाज नहीं मिलता है, कार्ड इस्तेमाल करने जाते हैं तो इलाज नहीं होता, सस्ता इलाज नहीं है। गरीबों के लिए वही हालत है कि उनको लूटा खसोटा जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर पूरा छत्तीसगढ़ स्वस्थ रहे, आपकी तरह मजबूत रहे, कैसे होगा? मैं पता नहीं कितना मजबूत हूं, लेकिन स्वास्थ्य के संबंध में हम लोगों ने घोषणा पत्र में भी इस विचार को रखा था, और ये कोई नया विचार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय चिंतकों के बीच में यही चर्चा चल रही है कि हमको राइट टू हेल्थ अंततः 2030 तक पूरी दुनिया में लागू करना है। एक लक्ष्य उन्होंने रखा है कि राइट टू हेल्थ, सबको स्वास्थ्य का अधिकार भी मिले और उसकी व्यवस्था भी उनको मिले, 2030 तक लागू करना है। नए छत्तीसगढ़ के स्वरूप में हम लोगों ने स्वास्थ्य के संबंध में नया विचार इसी तारतम्य में ये रखा है कि फ्री ड्रग्स, फ्री डायग्नोस्टिक्स, फ्री इंटरवेंशन, ये प्रदेश के सभी नागरिकों को उपलब्ध हो। यूनिवर्सल हेल्थ केयर के नाम पे उसको हम लोग कह रहे हैं। वो अंग्रेजी का हो जाता है तो थोड़ा लगता है कि पता नहीं क्या है ये, लेकिन ये और कुछ नहीं है। प्रदेश की 80%। ऐसा कोई सरल नाम रखिए ना जनता जिसमें समझे कि हमारे लिए कर रहे हैं। गढ़वो नया छत्तीसगढ़, ऐसा कुछ आप गढ़वो नया स्वस्थ छत्तीसगढ़, निशुल्क इलाज। हाँ, ऐसा है गढ़वो नया छत्तीसगढ़, ऐसा कुछ आप गढ़वो नया स्वस्थ छत्तीसगढ़, निशुल्क इलाज। हाँ, ऐसा कुछ करें आप। अब निशुल्क इलाज ही बोलना पड़ेगा, नहीं तो थाईलैंड पहुंचा देते हैं लोग। ये भी एक इशारा है उन लोगों के लिए कि जो इनके पूर्ववर्ती सरकार में रहे हैं कि निशुल्क इलाज कराना है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपके विरोधी कह रहे हैं कि आप इलाज तो छोड़िए, अपने विरोधियों का इलाज करने में लगे हैं। कभी एसआईटी बन रही है, कभी जेल भेजा जा रहा है, कभी सस्पेंड किया जा रहा है, कभी इंक्वायरी हो रही है। तो ये किस तरह का इलाज कर रहे हैं आप? हमारे मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में ये सवाल पूछा था, ये बात आई थी कि बदलापुर की राजनीति हो रही, तो उन्होंने ये पूछा कि आप कह रहे हो कि मैं बदला ले रहा हूं, तो आपने क्या किया था कि मैं उसका बदला ले रहा हूं? आपने कुछ किया था क्या कि मैं अब बदला ले रहा हूं? तो कभी कभी अपनी तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था क्या कि आपको बदला लेने की जरूरत पड़े? नहीं, मैं तो, मेरे साथ हुआ भी हो तो बदले मैं नहीं लेना चाहूंगा, और ऐसा नहीं है कि कुछ ना हुआ हो मेरे साथ भी। ये बात आती नहीं है। कई बार कहते थे कि आपको सरगुजा के इलाके में जब सरकारी योजनाएं आती थी आपको उपेक्षित कर दिया जाता था। आपको कई बार मंच पर चढ़ गए या आप मंच पर साथ में बैठे हैं तो भी कंट्रोवर्सी हो जाती थी कि बड़ी नजदीकी है रमन सिंह जी से, और अगर नहीं बुलाए तो कहेंगे साहब बुलाया नहीं गया। जी, ये सारी चीजें रहती थी। बल्कि 5 साल में जब विधायक रहा तो शासन के किसी भी कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित नहीं किया गया, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे साइकिल बांटने का हो। शायद ये मान के कि आप राजघराने से हैं? नहीं, जनता के नुमाइंदे कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस की दृष्टिकोण ऐसा आ गया कि ये जीत गया है, इसको पब्लिक के बीच में नहीं आने देना। तो कोई भी, यानी एक प्रोटोकॉल होता है कि स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उसको शासकीय कार्यक्रमों आप में। लोग फॉलो करेंगे? नहीं, मैं तो नहीं करना चाहूंगा। और भूपेश बघेल जी ने पहले अपने नहीं, मैं सवाल कर रहा हूं कि आप लोग प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे? हाँ, ये मैं वही कह रहा था, प्रोटोकॉल फॉलो। प्रोटोकॉल। भूपेश बघेल जी ने पहले वीसी में ये कहा कि मैं सभी कलेक्टर्स को, आप सुन रहे हो, सभी एसपीज को ये बता रहा हूं, मैं साथ में था उनके, कि कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी दल का हो, आप उनसे सामान्य व्यवहार करेंगे। कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी दल का हो, आप उनको सामान्य प्रोटोकॉल का व्यवहार। लेकिन आपके विधायक शिकायत कर रहे हैं कि कोई पूछ ही नहीं रहा, अभी भी सरकार हमारी लगी नहीं रहा। पर आपके विधायकों को नहीं पूछ रहे हैं, उनको क्या पूछेंगे? वो व्यवस्था की बात है, दृष्टिकोण की नहीं। दृष्टिकोण में बराबर होना। सिंह साहब, बदलेगा कौन? सरकार आपकी है, मंत्री आप हैं। सरकार के प्रमुख लोगों को बदलने की जवाबदारी तो किसकी जवाबदारी? मुख्यमंत्री की? मेरी की भी जवाबदारी, मुख्यमंत्री जी की भी। कैबिनेट है तो साझा है, हम लोग की साझा जवाबदारी। एहसास क्यों नहीं दिला पाए आप अफसरशाही को कि हम आ गए सरकार में? 2 ही महीने हुए हैं, आप देखिएगा कि परिवर्तन दिखेगा आपको। देखिए, आप तो सरकार चला रहे हैं, लोग कहते हैं कि शासन जो चलता है वो इकबाल से चलता है, मैसेज जाता है क्लियर। मैसेज नहीं गया लगता अभी तक? मेरे ख्याल से मैसेज गया है। ऐसा भी नहीं है कि एकदम से अराजक स्थिति बने, ये भी नहीं होना चाहिए। और मैसेज ये भी गया है कि सरकार में परिवर्तन आया है तो प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए। आपके मित्र आ चुके हैं, उनका स्वागत है। डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री आ चुके हैं, उनका जोरदार स्वागत करिए। मेरे को फिर फंसा रहे हैं डॉक्टर साहब, देखिए मित्र बोल रहे हैं। आप मित्र यहाँ से लेके दिल्ली तक यही चर्चा होती है। आप मित्र नहीं है क्या? आप ये बताइए ना, मैं इनको बड़ा भाई मानता हूँ। देखिए, 16 दिन बड़े हैं मेरे से। तो स्वागत है बड़े भाई साहब का। डॉक्टर रमन सिंह का जो 16 या 15 में
छत्तीसगढ़ के एक रिकॉर्ड बना चुके हैं सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का, तो उनका स्वागत है यहाँ पर। अब से कुछ देर बाद हम उनको आमंत्रित करेंगे। मैं आपसे कुछ और सवाल लेता हूँ, रमन सिंह जी भी सामने हैं, कि जो छत्तीसगढ़ का रोड मैप डॉक्टर रमन सिंह ने तैयार किया था, वो रोड मैप अच्छा है या आप सड़क को डाइवर्ट करना चाहते हैं, आप या यू टर्न लेना चाहते हैं? उनकी सरकार की अपनी प्राथमिकताएं थी। ये सरकार आई है तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि किसानों के लिए इसने बड़े कदम लिए। लोन वेवर की बात 15 साल रमन सिंह जी और उनकी सरकार थी, उनके पास ये विकल्प था कि वो ऑप्शन ले सकते थे। उनके पास ऑप्शन था कि जो धान की खरीदी का भाव है उसको बढ़ा सकते थे। उन्हें चिंतन भी किया होगा कहाँ से रोक आई क्या है, या मैं ये भी नहीं कह सकता क्योंकि मैं जानता हूँ कि कैसे हुआ कि दिल्ली में नई सरकार आई तो उनको कहा गया कि आप धान इस रेट से ज़्यादा बोनस दोगे तो हम आपका चावल नहीं उठाएंगे। तो रमन सिंह जी की सरकार को पिछले 5 साल में ये भी स्थिति का सामना करना पड़ा कि अगर आपने अपने किसानों को बोनस दिया तो सेंट्रल पूल में आपका चावल हम नहीं लेंगे इतने से ज़्यादा। तो ये जो प्राथमिकताएं थी, कांग्रेस की सरकार आई उसके साथ भी हो सकता है कि यही परिस्थिति रही हो कि आप इतना चावल हमारा कोटा जो सेंट्रल का है हमने इतना अनुबंध किया, इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। आप ज़्यादा खरीद लोगे तो बोनस दोगे तो ज़्यादा खरीद लोगे, अगर ज़्यादा खरीद लोगे तो हम नहीं लेंगे। फिर भी सरकार ने कहा कि हम तो भाई 2500 रुपया में धान का कीमत आपको किसानों को देंगे, 1750 रुपया न्यूनतम समर्थन मूल्य, 300 रुपया बोनस जो रमन सिंह जी ने घोषित किया था। जी, डॉक्टर साहब की सरकार ने बोनस भी दिया, तमाम सुविधाएं दी। अब केंद्र की सरकार 2000 रुपए खातों में डाल रही है, आपकी सरकारें कह रही हैं कि हम ऋण माफ करेंगे, कर्जा माफ, बिजली हाफ। मैं ईमानदारी से आपसे पूछता हूं, क्या डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में छत्तीसगढ़ का विकास नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ। विकास कैसे होगा कि ना हो, जब आप 70,000, 60,000, 80,000, 90,000 करोड़ रुपए सिस्टम में डालोगे तो विकास कैसे नहीं होगा? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम तो होंगे। कई आप इमारतें जाके देखिए, कई बिल्डिंग देखिए, रायपुर की स्थिति को देखिए, क्या रायपुर ऐसा ही है जो 15 साल पहले था? तो 15 साल में रायपुर भी विकसित हुआ, कई भवन बने, कई इमारतें बनी, एयरपोर्ट चालू हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, कई चीजें बनी। कुछ तो क्रेडिट देंगे आप डॉक्टर साहब को, बड़े भाई साहब। मैं तो कहता था कि, और मेरे नंबर कटते थे उसमें, लेकिन मैं तो अभी भी कहता हूं कि काम होता है और पहले भी कुछ काम हुए। प्राथमिकताएं अलग हैं और कुछ कारण रहा होगा कि इतने काम होने के बाद भी मतदाताओं ने सोचा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस धोखा कर रही है किसानों के साथ, रेवड़ियां बांटने का वायदा कर रही है, असली मसीहा हम हैं। इससे सहमत है आप? मसीहा नहीं कहते, वो प्रधान सेवक कहते हैं। हाँ, मैं उससे सहमत इसलिए नहीं हूं कि अगर असली भाव वो होता तो 5 साल पहले ये बात आ जाती। 6,000 रुपए जो आज 5 एकड़ तक के किसानों के लिए दे रहे हैं। चुनावी स्टंट है ये? स्वाभाविक है कि चुनाव के पहले आपने भी तो चुनाव के पहले ही घोषणा की। जी, हम लोगों ने घोषणा की और हम लोग 5 साल करना चाह रहे हैं और करके दिखाएंगे, नहीं तो अगले 5 साल बाद हम लोग को भी कान पकड़ के बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब भी चाहते तो कर सकते थे, लेकिन शायद केंद्र ने साथ नहीं दिया। आपका जन घोषणा पत्र ज्यादा भारी पड़ गया इनके घोषणा पत्र पर। अब मैं ये तो खुद नहीं कह सकता हूं, कहीं कहीं डॉक्टर साहब ने ऐसा कह के मेरे को और फंसा दिया है। लेकिन अब तो आप सत्ता में, आप डर काहे का? डर रहता है ना कि ऊपर तक हो जाता है कि ये भाई ज्यादा नरम है या क्या है, तो ये कैसे चलाएंगे, कैसा क्या बड़े भाई पर तो आपको नरम रहना ही पड़ेगा। कैसे करेंगे? संबंध रहेगा, बिल्कुल रहेगा। मुख्यमंत्री जी थोड़ा गर्म हो जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है। अब तो हंसते हुए लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग को शुरू में लगता था कि गर्म है, लेकिन 21 दिन की विधानसभा में अब तो मुस्कुरा रहे हैं मुख्यमंत्री जी। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे, सिवाय बदलापुर, सिवाय SIT, सिवाय कल्लूरी साहब को लगा दिया। जिनकी बुराई करते थे उन्हीं को आपने SIT बनाया, अब हटा दिया। शायद आपके हिसाब से काम नहीं कर रहे होंगे, इसलिए हटा दिया। अब मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा। चलिए, एक राजनेता ऐसा भी होता है जो बहुत सौम्य होता है, सरल होता है। उसकी एक मिसाल TS सिंहदेव बाबा, जिनको कहते हैं आप लोग। जोरदार तालियां। और ऐसे भी राजनेता होने चाहिए जो राजनीति के रह के भी उस गंदगी में न पड़े, और इनका हम बहुत जोरदार स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं कि आपकी लीडरशिप में, आपके मुख्यमंत्री की लीडरशिप में नवा छत्तीसगढ़ जरूर गढ़ेगा, केवल नारा नहीं होगा ये। सिंहदेव साहब, और मैं बदला हुआ न दिखूं। जी, सबसे अच्छी बात है कि आप बदलापुर के नेता ना बने। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।